नमस्कार मित्रों, मैं हिमांशु वर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आप सभी को सिविल सेकेंड ईयर का इरिगेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। मित्रों, इसके पहले मैं आपको हाईवे इंजीनियरिंग जो है वो साथ में लेकर चल रहा हूं, उसके साथ में अब इरिगेशन इंजीनियरिंग भी पढ़ाऊँगा। इरिगेशन इंजीनियरिंग की आज से मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। इसके जो पहला चैप्टर है उसके मैं आपको 3 वीडियो आज में, कल में और परसों में लगातार 3 वीडियो डालूँगा और उसके बाद उन तीनों वीडियो की एक साथ PDF आपको मिल जाएगी। मित्रों, ये जो सब्जेक्ट है यह बहुत इम्पॉर्टेंट है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। आप लोग जैसे जानते होंगे कि इरिगेशन अपने आप में एक डिपार्टमेंट भी है। जिस प्रकार हाईवे एक डिपार्टमेंट मैंने बताया था, PWD, CPWD, उसी तरीके से CWC, जिसका नाम है सेंट्रल वाटर कमीशन, जो आपका सेंटर में तथा अपने स्टेट में, हर स्टेट में अपना अपना इरिगेशन डिपार्टमेंट होता है। इरिगेशन को भी 2 भागों में, जब हम जॉब करते हैं तो उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। एक आपका मेजर और एक आपका माइनर इरिगेशन। ठीक है, मेजर इरिगेशन में क्या होता है उसके बारे में बहुत विस्तार से हम चर्चा करेंगे, तथा माइनर में क्या होता है उसके बारे में भी बात करते रहेंगे आगे चल के। मित्रों, इरिगेशन का जो पहला चैप्टर है वह एक इंट्रोडक्शन टाइप का आपका लेसन है। इंट्रोडक्शन लेसन में ऐसा होता है कि आपको बताया जाता है कि भारत में सिंचाई की क्या नीड है, क्या आवश्यकता है उसकी, हमें यह सब्जेक्ट पढ़ना क्यों पड़ा, बतौर सिविल इंजीनियर इसको क्यों पढ़ना पड़ा। ठीक है, एग्रीकल्चर इंजीनियर होने के बावजूद हमें इसको पढ़ने की क्या आवश्यकता है, तो उस पर हम विचार विमर्श करेंगे, उस पर हम चर्चा भी करेंगे इसी चैप्टर में। और कुछ पद्धतियां हैं, कुछ मेथड्स हैं सिंचाई के, उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बता देता हूँ यहाँ पर, सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले या चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, कि एग्रीकल्चर जो इंजीनियर होते हैं वह फसल कितना पानी लेगी और उसको उस पानी से क्या लाभ होगा, कैसे उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, कैसे खेत जुताई हो सकती है और फसलों में कब कब पानी देना है, इसके बारे में एग्रीकल्चर इंजीनियर और उसके उत्पाद बढ़ाने के बारे में बात करते हैं। परंतु जो सिविल इंजीनियर हैं उनका काम यह होता है कि खेतों तक पानी कितना पहुँचे, कितने क्वांटिटी में फसल की जितनी मांग होगी उतनी क्वांटिटी में हमें उसके खेत तक किसान के पानी पहुंचा देना है। उसके लिए हम बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, उन स्ट्रक्चर्स में सिविल टेक्निक का इस्तेमाल होता है। तो हमें एग्रीकल्चर से इसलिए जुड़ना पड़ता है कि हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सी फसल या कौन से मौसम में हमारी जो खेत हैं उनको कितना क्वांटिटी में वाटर चाहिए। उसी हिसाब से हम बैराज का कंस्ट्रक्शन करते हैं, बियर का कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसी तरह से डैम बनाते हैं, उसी तरीके से आपके स्पिलवे बनाते हैं, है ना, या सुपर पासेस बनाते हैं। तो डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स का निर्माण किया जाता है। इसी चैप्टर के जब से हम लास्ट तक पहुंचेंगे तो कुछ सिंचाई के बारे में बताएंगे, और जब हम बुक्स के लास्ट में पहुंचेंगे तो आपको टोटल इरिगेशन में क्या क्या प्रोसेस होती है, क्या क्या काम होते हैं, उनको विगतवार आपके चैप्टर के माध्यम से बताया जाएगा। मित्रों, एक बात और इसमें मैं बता देता हूं आपको, मैंने हर चैप्टर के अंत में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस चैप्टर से रिलेटेड तथा कुछ चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन तथा कुछ ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप वो सारे क्वेश्चन जब आप मेरी लैंग्वेज सुनेंगे, जब आप मेरा लेक्चर सुनेंगे, तो वही क्वेश्चंस के जवाब इन्हीं लेक्चर्स में हैं, मेरे नोट्स में हैं। आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में उन ऑप्शनल क्वेश्चन के आंसर जरूर दीजिएगा, अपना नाम लिखकर, अपना कॉलेज का नाम लिखकर तथा अपनी ब्रांच लिखकर। ब्रांच तो सभी सिविल इंजीनियर वाले हैं, लेकिन फिर भी कुछ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के इरिगेशन इंजीनियरिंग भी पढ़ते हैं, तो इसलिए मैं ब्रांच की बात कर रहा हूं। तो अपना ब्रांच नाम और अपनी संस्था का नाम लिखकर उसका जवाब जरूर दीजिएगा। एक और मित्र है कि मैं आपसे बार बार कहता रहा हूं हर बार के लेक्चर में कि आप पूरा वीडियो देखा कीजिए।
पूरा वीडियो देखने से आपको क्या होता है, किसी भी टॉपिक पर बहुत अच्छे से आपको समझ में आता है। जैसे मैं इस लेक्चर में आपको पढ़ाऊँगा, वहाँ पर मैं ये दिखाने की कोशिश करूँगा, आपको पूरी तरीके से प्रयास किया है कि आपको एकदम ग्राउंड से जोड़ा जाए। जहाँ काम हो रहा है, किस तरीके से काम हो रहा है, वहाँ आपको जोड़ा जाए कि सिंचाई की पद्धतियाँ कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आपका इरिगेशन इंजीनियरिंग। देखिए ये जो मैंने आपका फिगर डाला हुआ है, ये आप इसके बैकग्राउंड में देखिएगा तो ये मेंथा के खेती है। मेंथा बोले तो पिपरमेंट है ना, उसमें पानी लग रहा है, ठीक है। उसी पे लिखा हुआ है आपका चैप्टर 1 इरिगेशन इंजीनियरिंग। यह नोट्स पहला है, पहले चैप्टर का नोट्स है, तो फर्स्ट नोट्स है, ठीक है, और चैप्टर 1 है, ठीक है। चैप्टर 1 का जो टॉपिक है वो है इरिगेशन सिस्टम, है ना। अब बात करते हैं कि सिंचाई की क्या आवश्यकता है। तो देखिए सिंचाई जो है वह एग्रीकल्चर में फसलों के उत्पादन के बढ़ोतरी में बहुत आवश्यक है कि अगर फसल की बढ़ोतरी के लिए हमें फसल को पैदा करना है तो हमें सिंचाई चाहिए। लेकिन ये तो बात हो गई फसल की, लेकिन हमें इतनी टेक्निकल तरीके से सिंचाई की क्या आवश्यकता, उसके बारे में पढ़ने की क्या आवश्यकता है। तो उसके बारे में पढ़ने की यह आवश्यकता है कि अगर हम ऐसे कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पर वर्षा लगातार हो रही है, या ऐसे जगहों पर रह रहे हैं वहाँ वर्षा लगातार हो रही है, ठीक है, या वर्षा एक सतत हो रही है, यूनिफॉर्म में हो रही है, तब हमें वर्षा पर निर्भर रहते हैं। लेकिन भारत जैसा देश जहाँ पर उत्तर में जलवायु दूसरी है, दक्षिण में जलवायु दूसरी है, पूरब में जलवायु दूसरी है, मध्य में जलवायु दूसरी है, पश्चिम में जलवायु दूसरी प्रकार की है, तो अलग अलग इतना बड़ा कंट्री है, अलग अलग जगहों पर सॉइल का स्ट्रक्चर अलग है, वहाँ का मानसून का स्ट्रक्चर अलग है। तो इसलिए भारत में ज़रूरत होती है आपके सिंचाई के लिए एक सिस्टम बनाने की, एक तरीका बनाने की, और किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने की, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसका पॉइंट है कि भारत का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है या भारत की जो टोपोग्राफी है वह बहुत डिफरेंट है, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वनस्पतियाँ भी उगाई जाती हैं, कुछ कैश क्रॉप्स भी उगाई जाती हैं, कुछ जो है आपको खाने वाली फसलें उगाई जाती हैं। तो अलग अलग क्रॉप होने की वजह से भी हमें पानी की नियत समय पर आवश्यकता होती है, जो हमें वर्षा से पूर्ति नहीं हो सकती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं वर्षा का समय पर ना होना। इसके लिए हमें और चाहिए वर्षा का बहुत कम होना, है ना, कहीं पर बहुत कम और कहीं पर बहुत ज़्यादा, तो हम वर्षा पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। तो वर्षा का अत्यधिक होना, आप मेघालय और जैसलमेर में जब कंपैरिजन करेंगे तो यह दोनों पॉइंट आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। जैसलमेर में वर्षा बहुत कम होती है ना, लद्दाख में प्रेसिपिटेशन बहुत कम होता है। उसी तरीके से आप मेघालय चले जाइए, वहाँ वर्षा बहुत होती है ना। साउथ में चले जाइए, वहाँ वर्षा बहुत होती है, ठीक है। बट अगर आप बात करेंगे उत्तर भारत की, तो यहाँ वर्षा भी होती है, पानी भी रोकती है सॉइल, और साउथ की जो स्ट्रक्चर है वो वाटर को रिटेन कर लेती है, नीचे परफ्लेट नहीं करती है। तो हर जगह का जो सॉइल का स्ट्रक्चर है और एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर है या डिफरेंट है, उसकी टोपोग्राफी डिफरेंट है, इस वजह से हमें पानी लगाना पड़ता है खेतों में। उसके बाद बात करते हैं कि जो अगर हमें धान की फसल है, अगर हमें धान की फसल लगाना है तो हमें पानी ज़्यादा चाहिए, लेकिन वहीं पर किसान जो है धान की फसल के अलावा कोई और फसल कर रहा है तो उसको पानी कम चाहिए। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स भी लगाना, यह हो जाता है कि मान लीजिए आसपास में 3 खेत हैं, है ना, अब किसी ने उसमें कुछ बो रखा है, किसी ने कुछ बुआई कर रखी, किसी ने कुछ बुआई कर रखी है, तो हम उस जगह पर अगर किसान डेवलप करना चाहता है तो उसके लिए अगर सिंचाई का सिस्टम नहीं होगा तो उसको कैसे काम चलेगा। यहाँ कम पानी चाहने वाली फसल है, यहाँ पर ज़्यादा पानी चाहने वाली फसल है, और यहाँ पर बहुत कम चाहने वाली फसल है। अब इन तीनों के लिए एक समान आप नहर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक जैसे बारिश से तीनों फसलें नहीं हो सकती। तो इसलिए हमें यह देखना पड़ता है कि कौन सी फसल कितना वाटर डिमांड रखेगी, उसी हिसाब से उसकी संपूर्ति या पूर्ति की जाए, ठीक है। तो व्यवस्थित ढंग से सिंचाई की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें
आपका जो सिंचाई है, नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन या सिंचाई की आवश्यकता है, या आप ये ऐसी भाषा में कह सकते हैं कि सिंचाई के टेक्निक की आवश्यकता है ना, परंपरागत सोर्सों से अलग। चलिए बात करते हैं अब सिंचाई की प्रणाली। सिंचाई दो प्रकार की होती है, एक आपकी नेचुरल इरिगेशन और एक आपकी आर्टिफिशियल इरिगेशन। नेचुरल इरिगेशन क्या होता है, जैसे कि वर्षा सिंचाई है ना, बारिश से आपका खेत जो है वो सिंचित हो गया, बारिश से आपका खेत सींच गया, तो वह क्या कहलाएगी, नेचुरल। इसमें आपका कोई खर्चा नहीं है, लेकिन अगर वर्षा बहुत कम हुई तो आपकी फसल को पानी पूरा नहीं पहुंचा, आपकी पैदावार घट गई। अगर वर्षा बहुत ज़्यादा हो गई तो फिर क्या हुआ, आपकी फसल फिर बेकार हो गई, है ना। और वर्षा जब आपको चाहिए तब नहीं हो रही है, क्योंकि उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो इसलिए हम वर्षा पर डिपेंडेंट नहीं हो रह सकते। ये तो बहुत पुराने टाइम में, पाषाण काल टाइम पे या उसके बाद में थोड़े बहुत दिन तक ये वर्षा पे हम डिपेंडेंट रहे, है ना। अब उस पर हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते, तो इसलिए भी हमें दूसरे ढूंढने पड़े मेथड। एक मैंने फिगर दिखा दिया है आपको, ये पौधे हैं, ठीक है, और इसमें ये आपके पौधे हैं, और इसमें आपके बारिश हो रही है, जिससे ये सॉइल के अंदर पानी परफुलेट हो रहा है। जब तक मॉइस्चर रहेगा पौधों को पानी मिलता रहेगा, बाद में नीचे नीचे सॉइल जो है पानी सोखती रहेगी, ठीक है। न्यूट्रिशंस की बात है तो अगर आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं तो आपके न्यूट्रिशंस जो है गोबर की खाद और इनसे मिलता रहेगा। अगर आप जो है ऑर्गेनिक नहीं कर रहे हैं, आप अलग से यूरिया डालना चाहते हैं या NPK डालना चाहते हैं या पोटेशियम पोटाश डालना चाहते हैं, तो आप अलग से उस पर छिड़काव कर सकते हैं, उस पर डाल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बाढ़ सिंचाई। यह भी नेचुरल सिंचाई का ही एक रूप है, लेकिन यह बहुत डेंजरस है। इसमें मैं आपको सिस्टम बता देता हूँ, कुछ मैंने फिगर डाल रखे हैं, उसके अनुसार मैं बताने की कोशिश करूँगा आपको। ये आप देखिएगा पहला फिगर, ये जो जहाँ पर फर्स्ट लिखा है, इस फिगर पर ध्यान दीजिए। यह एक नहर है, या आप दूसरी भाषा में आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पानी का कोई सोर्स है, चाहे वो नहर हो चाहे वो नदी हो, है ना। तो अब ये देखिए, ये एक नहर या नदी, जो भी आप कहना चाहें, है ना, आप अभी नहर ही कहिए, यह एक नहर है। अब इस नहर में पानी लगातार फ्लो हो रहा है। फ्लो होना, जब तक हम सुरक्षित हैं कि पानी जो है ये साइडों के जो इसके बीचे से किनारे हैं इसके, इनको तोड़कर ब्रीच नहीं कर रहा है, बाहर को पानी नहीं जा रहा है, तब तक पानी इसके अंदर है। हम जब चाहें ढेकली लगा के या बाल्टी के द्वारा या आपके रहट के द्वारा हम पानी खिंचवा सकते हैं बाहर को, है ना, या अब और उपकरण का यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो आप पानी निकाल सकते हैं। परंतु अगर सेकंड फिगर में देखिए क्या हुआ, वाटर का फ्लो बढ़ गया था। फ्लो बढ़ने से यहाँ साइड की जो सॉइल है ये क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई, और यह सॉइल क्रैक कर गई। जब यह सॉइल क्रैक कर गई तो वाटर मूव कर गया। इधर किसी किसान का खेत था, वहाँ पर पानी क्या हो गया, फ्लो कर गया। अब यह भी हो सकता है कि किसान को जितना पानी चाहिए उतना पानी उसको मिल गया, उसके बाद किसान ने यहाँ पर बंधा लगा दिया। अब किसान को ऐसी फसल उगाई है जहाँ पर पानी ही नहीं इतनी मात्रा में चाहिए, तो किसान का नुकसान हो गया। तो बाढ़ सिंचाई यह है जब या तो ऊपर से फ्लो कर जाए या नदी के किनारे, मुहाने किनारे, साइडें या आपका नहर के किनारे टूट जाएं और बाढ़ आ जाए उस तरीके से। तो उसमें क्या होता है, उससे जो हम सिंचाई करते हैं उसको बाढ़ सिंचाई बोलते हैं, और किस तरीके से नुकसानदेह है यह आप फिगर में देख चुके हैं। इसके बाद मैं आपको इसका नुकसान थर्ड फिगर में दिखाता हूं। ये देखिए, यह एक किसान है, इसको धान लगाने थे। आप लोग सभी लोग जानते हैं धान में ज़्यादा पानी की आवश्यकता है, तो जो वो पहले किनारा टूटा था उससे उसके खेत में पानी भर गया। अब यह धान आराम से लगा सकता है, बट अगर इसी किसान को, यह मौसम होता जाड़े का, और इसी किसान को गेहूं बोना होता या उसको सरसों लगानी होती, तो वहाँ पर वह किसान इस बाढ़ के पानी से खेती नहीं कर सकता था। तो अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग टाइप की सिंचाई लाभप्रद भी हो सकती है और
हानिकारक भी हो सकती हैं। इस चीज़ को माइंड में ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने इसमें तीनों फिगर डाल के आपको समझा दिया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट आता है कैचमेंट एरिया, ये क्या होता है? तो देखिए मैं यहीं पर आपको समझा देता हूँ। देखिए ये है आपकी एक रिवर, ठीक है, जो बहुत दूर से आ रही है, ठीक है, ये आगे कंटिन्यू है। अब क्या है, इसी रिवर में, ये वाटर है आपका, इसी रिवर में आसपास के एरिया होगा, गांव होंगे, कस्बे होंगे, खेती वाली ज़मीनें होंगी, है ना, ये सब चीज़ें होंगी। अब जब बारिश का पानी आएगा, चूँकि रिवर है तो यह अंदर ही होगी, ऐसा तो नहीं गांव से ऊपर को बह रही होगी, ऐसा होता तो सारे गांव डूब चुके होते पानी में, है ना। तो रिवर इन फिलिंग तो है नहीं, कटिंग में ही रिवर होती है, नेचुरल सोर्सेज है। तो आपका क्या होगा कि इस रिवर में जितनी जगहों का पानी इस रिवर में आता है बह के, मान लीजिए बारिश होती है और बारिश के बाद ये सारा पानी यहाँ का सबका इस रिवर में आके मिक्स हो रहा है। इस रिवर में इधर के एरिए, इधर के एरिए, इधर के एरिए, इधर के एरिए, हर जगह का पानी इस रिवर में आ रहा है। और यह रिवर भी इस एरिए को क्या कर सकती है, कवर कर सकती है, सिंचित कर सकती है। तो यह क्या कहलाएगा, यह टोटल एरिया, यह इसका कैचमेंट एरिया कहलाएगा। ठीक है, तभी लिखा है कि अगर कैचमेंट एरिया में अत्यधिक वर्षा होने से नदियों में बाढ़ आ जाती है, इससे इसका भौमजल स्तर ऊपर उठ जाता है। हमने आपको दोनों तरीके बताए, एक तो बाढ़ भी आ जाए और किसी कारणवश, वैसे तो वो बाढ़ से ही टूटता है किनारा, या किसी कारणवश ज़्यादा फोर्स हो जाए वाटर का, या बैराज से पानी ज़्यादा छोड़ दिया जाए, तो उस कंडीशन में भी आप लोग देखते होंगे बरसात के दिनों में बैराज से पानी छोड़ा जाता है तो आपके ब्रीचेज जो हैं, उसके साइडें जो हैं, वह क्या कर दी हैं, टूट जाती हैं और पूरे गांव में पानी या उसके ऊपर से पानी पूरे गांव में फैल जाता है किसानों के खेतों में, जिससे बहुत हानि होती है ना। आप लोगों ने देखा होगा मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसा दिया जाता है फसलों के बर्बाद होने पर। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। उसके बाद बात करते हैं कृत्रिम सिंचाई की या आर्टिफिशियल इरिगेशन की, या आप इस तरीके से कह सकते हैं जो जिस पे हमारा कंट्रोल हो, है ना, जो मैन मेड हो। तो यह 3 प्रकार की सिंचाई होती है। पहली होती है फ्लो इरिगेशन, दूसरी होती है लिफ्ट इरिगेशन और तीसरी होती है स्प्रिंकल इरिगेशन। फ्लो इरिगेशन प्रवाह सिंचाई, लिफ्ट इरिगेशन कहीं से आप पानी उठा रहे हो, है ना, अंडरग्राउंड से आप पानी ऊपर को लाके फिर जो है आप फ्लो कर रहे हो, वह क्या कहलाएगा, लिफ्ट इरिगेशन। और आपका स्प्रिंकल इरिगेशन, आप ग्राउंड से वाटर तो ला रहे हो बट उसको ग्राउंड पे फ्लो नहीं कर रहे हो, उसको क्या कर रहे हो, आप नोजल लगाकर और ऐसे ऐसे आप छिड़काव कर रहे हो, है ना। तो इस सिंचाई को क्या बोलेंगे, स्प्रिंकल इरिगेशन। आप दूसरी भाषा में इसको आर्टिफिशियल रेन कह सकते हैं। इस तरीके की सिंचाई अगर हम कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे आर्टिफिशियल इरिगेशन। एक एक के फिगर मैं आपको बता रहा हूँ। अब सबसे पहले बात करते हैं प्रवाह सिंचाई की। तो देखिए प्रवाह सिंचाई कैसे होती है, पहला फिगर देखिए, यह एक नदी से निकलकर एक डिस्ट्रीब्यूटरी, एक शाखा आ रही है। पहले मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है कि मान लीजिए ये पर्वत है, फॉर एग्जाम्पल देखते जाइएगा, तो यहाँ से एक रिवर निकली है, ठीक है, ये कहीं को भी अपने आगे को कंटिन्यू जा रही है। हमें इस एरिया के लिए वाटर चाहिए, इस पर्टिकुलर एरिया के लिए। अब हमने क्या किया, यहाँ से एक नहर निकाली, इस नहर को हम सीधे ले जा रहे हैं, आगे तक कंटिन्यू कर रहे हैं। अब इस पर्टिकुलर गांव के लिए हमने यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटरी निकाली और डिस्ट्रीब्यूटरी के बाद हर एक किसान के खेत में पानी पहुँचाने का कार्य किया, ठीक है। तो उसी का मैं कुछ अंश आपको फिगर के रूप में दिखा रहा हूँ। आप देखिए ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटरी है ना, जिसको आप नहर बोल सकते हो, है ना। तो इस कैनाल से आपके किसान के ये कंट्रोलिंग कर रहा है अभी नाले में, फिर आगे तक कंटिन्यू होगा। ये किसी दूसरे के खेत हैं, अगर उनको चाहिए तो यहीं से वो पानी ले सकते हैं, और अगर किसी और को चाहिए तो आगे तक कंटिन्यू रहेगा। अगर खेत नीचे ऊपर हो रहे हैं, कचरा इकट्ठा हो रहा है, लेवल हो रहा है, तो आप इस तरीके से पानी कलेक्ट होगा और यहाँ से देखिए यहाँ चला जाएगा। इस किसान के खेत में जाना है तो ये
कवर लगा हुआ है, अगर ये खोल देगा तो यहाँ पर पानी इस किसान के खेत में चला जाएगा, है ना। आप लोग देख रहे होंगे, अभी इसको सीधा सींचना है तो यहाँ तक ऐसे जा रहा है पानी, आगे तक ले जाना है। अगर इसको यहाँ ले जाना होता, आगे नहीं ले जाना होता, तो यहाँ कवर कर देता और यहाँ पर पानी आपका चला जाता। ठीक है, तो इस तरीके से जो सिंचाई करते हैं उस सिंचाई को क्या बोलते हैं? प्रवाह सिंचाई, है ना, फ्लो इरिगेशन। प्रवाह सिंचाई जो है वह एक प्रकार की नहर की सिंचाई होती है ना। इसमें पानी को जो है वो थ्रू ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, आप आगे बहाते हैं। इसमें कोई मेहनत नहीं लगाते हैं आप, जमीन के जो स्लोप है, ढाल है, उसी के अनुसार वह बहता चला जाता है। कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि मान लीजिए कि हमारा नहर आ रही है, अब उसमें ढाल को कैसे मेंटेन करेंगे, तो मैं उसका एक तरीका बताता हूँ कि कैसे आप करेंगे। तो देखिए, ये आपका एक आपने बना दिया कंक्रीट का स्ट्रक्चर ऐसा, और यहाँ पर मान लीजिए मेन पाइप आपका जो आ रहा था वो यहाँ तक आया। अब हमें क्या चाहिए, आगे के खेत हमारे थोड़े ऊंचे हैं, इस लेवल पर नहीं है, इस लेवल पर है, फॉर एग्जांपल इस लेवल पर। अब कैसे आप पानी ले जाइएगा, तो एक समस्या बन जाती है। तो इसलिए एक टैंक बनाते हैं, सर्ज टैंक। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से पानी गिराएंगे, ठीक है। अब इसका मुहाना क्या करेंगे, अगर आपको इस लेवल पर पानी चाहिए तो इसका मतलब मुहाना आपको यहाँ कहीं रखना है, तभी तो इस लेवल के खेती पे पानी मिल पाएगा फ्लो में। आगे तक क्योंकि कंटिन्यू रखना है तो आपका जो फ्लो रहेगा वो ऐसा रहेगा। तो आप यहाँ पर, उसके बाद यहाँ से गड्ढा कर दीजिए, मतलब पाइप डाल दीजिए इस जगह पर। अब ये पानी उठता उठता यहाँ कवर हो जाएगा, इधर से इधर भरता रहेगा और इधर से इधर आपका आगे को फ्लो होता रहेगा ओपन चैनल में, ठीक है, क्लोज्ड पाथ में नहीं। ये किस में जाएगा, आपके नालों में। तो इस तरीके के सर्च टैंक बना देते हैं। इनसे और भी फायदा रहता है, सिल्ट इकट्ठी हो जाती है सर्च टैंक में, कचरा इकट्ठा हो जाता है, हम उसको बाद में साफ कर सकते हैं, किसानों के खेतों तक नहीं जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी। वैसे सिल्ट किसानों के लिए फ़ायदेमंद होती है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, लेकिन पानी के फ्लो को, बेड को भारी कर देती है, पानी ऊपर उठ जाता है, साइडों से निकलने लगता है, इसलिए हमें डिसिल्टिंग करनी पड़ती है। अदरवाइज किसानों के लिए सिल्ट नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब बात करते हैं, प्रवाह सिंचाई को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। 3 तरीकों से प्रवाह सिंचाई की जाती है। एक बारहमासी सिंचाई जिसको बोलते हैं पेरिनियल इरिगेशन, मौसमी सिंचाई नॉन पेरिनियल इरिगेशन, और जलाशय सिंचाई जिसको बोलते हैं रिजर्वायर या स्टोरेज इरिगेशन। तो देखिए, बात करते हैं बारहमासी सिंचाई क्या होती है ये। तो देखिए, भारत जो है, जो आपका इंडिया है, यह एक बहुत बड़ा कंट्री है और इसमें हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं, क्योंकि हिमालय जो पर्वत है उसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर वहाँ पर बहुत कम है, तो इसलिए पानी जो है वो बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे जैसे धूप पड़ती है धीरे धीरे बर्फ़ पिघलती रहती है और वह बर्फ़ पिघलकर पानी के रूप में परिवर्तित होते हुए थ्रू स्ट्रीम्स जो है वो नदियों के रूप में बहती रहती है। तो चूँकि लगातार बर्फ़ पिघलती रहती है और चूँकि हाइट बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ बर्फ़ बनती और पिघलती दोनों प्रोसेस लगातार चलते रहते हैं कंटिन्यूटी में। तो इसलिए हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियाँ हैं वह कैसी हैं, सततवाहिनी हैं, है ना। तो हिमालय से अगर निकली हुई नदियों से आप सिंचाई कर रहे हैं तो वो सिंचाई क्या कहलाएगी, बारहमासी सिंचाई कहलाएगी, है ना। कभी आपने नहीं देखा होगा कि गंगा सूख गई, है ना। कभी आपने नहीं सुना होगा यमुना में पानी खत्म हो गया, कभी आपने नहीं सुना होगा ब्रह्मपुत्र में पानी खत्म हो गया। अगर आप इंडिया की बात करें, अगर आप बाहर की बात करते हैं तो उसमें भी मैं बता देता हूँ, आप कभी अमेजन सूखने की बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जहाँ पर आपका कंटिन्यूटी में जो रिवर फ्लो होती रहती है और उससे अगर हम सिंचाई करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पेरिनियल इरिगेशन या बारहमासी सिंचाई, है ना। अब आगे बात करते हैं, इनके बारे में मैंने बता दिया है और आप इनके जो रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं उनको आप जो किताब की भाषा है उसमें आप पढ़ते रहिएगा। एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मैं आपको जो टॉपिक है उसके एकदम डेप्थ तक रूबरू कराऊंगा, आपको उस चीज़ के बारे में
बहुत अच्छे से जानकारी होगी, उसकी समझ होगी। मुझे आपको किताबी ज्ञान नहीं देना है, मुझे आपको चीज़ों को समझाना है। किताबी ज्ञान तो आप किताब पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, बट क्या ग्राउंड की रियलिटी क्या है, वहाँ कैसे काम होता है, और उस टॉपिक के बारे में कैसे आपको समझ डेवलप करनी है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बुक के लिए तो आपको नोट्स मैं प्रोवाइड ही कर रहा हूँ, है ना। जिसको सिर्फ आपका पढ़ के पास होना है वो तो नोट्स पढ़ ले, उसका सारा काम हो जाएगा। बट अगर आपको चीज़ों को समझना है तो आपको एक एक पॉइंट मेरा, एक एक लैंग्वेज आपको सुननी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि अगर बारहमासी सिंचाई में एक पॉइंट है वियर बैराज। देखिए होता क्या है, जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि रिवर निकाली और रिवर से यहाँ पर नहर निकाली, तो नहर क्या सिर्फ ऐसे नहीं निकाल देते, इसमें भी कंट्रोलिंग करते हैं वाटर के फ्लो की। तो वो या तो वियर से करेंगे या आपके बैराज से करेंगे। ये स्ट्रक्चर होती हैं या सिविल स्ट्रक्चर होती हैं जो पानी के फ्लो को कंट्रोल करती हैं या रोके रखती हैं अपने हिसाब से। इसमें इनके द्वारा हम पन बिजली उत्पादन, है ना, पानी से बिजली का उत्पादन करते हैं, वह भी काम करते हैं। दूसरा, किसानों तक पानी पहुंच जाता है, वह भी काम हो जाता है। और एक काम, आसपास के एरियो को बाढ़ से बचाया जाता है, नदी के किनारों को कटने से हम बचा सकते हैं, और प्लस पानी पे हमारा कंट्रोल रहता है, किस जगह कितना पानी देना है इस पर भी हमारा नियंत्रण रहता है। ठीक है, तो आपको वियर और बैराज में डिफरेंस भी दिखा देते हैं। बहुत बालक जो अभी तक जो सिविल इंजीनियरिंग में फाइनल कर गए उन लोगों को वियर और बैराज में भी डिफरेंस नहीं मालूम होता है। आप देखिए वियर और बैराज में क्या डिफरेंस है। वैसे ये टॉपिक जो है आपका आगे आएगा, बट आप यहाँ पर ही समझ लें तो अच्छा रहेगा। तो देखिए वियर में क्या होता है, जो आपके देखिए पानी का फ्लो हो रहा था और यह बहुत रुकाव बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा है, और इसके ऊपर से पानी क्या हो रहा है आपका लगातार फ्लो कर रहा है ना। जब भी इस हाइट से ज़्यादा हो जाएगा पानी आपका क्या करेगा, बाहर जाने लगेगा। बट अगर ये भी नहीं होता तो क्या होता, पूरा पानी बाहर को जा रहा होता। तो उस पानी को रोका गया है, बट उससे ज़्यादा पानी जो अगर हो जाए, सर्ज हो जाए, तो वहाँ पर वो बाहर निकल जाए। ठीक है, ये है आपका क्या, वियर। अब बात करते हैं बैराज की या टेम की। तो आप देखिए यह स्ट्रक्चर है जिसमें क्या किया है आपने, पानी को पूरी तरीके से रोक रखा है। ये देखिए पूरी तरीके से आपने पानी को रोक रखा है। और ये जो छोटे छोटे हैं ये क्या लगा रखे हैं, ये स्ट्रक्चर आप देखिएगा बहुत हैवी स्ट्रक्चर है ये। तो यहाँ पर ये क्या लगा रखे हैं, गेट लगा रखे हैं। जब भी आप चाहिए तो इनसे वाटर को क्या कर सकते हैं, बाहर को मूव आउट कर सकते हैं। वो आपके हाथ में है, उसकी कंट्रोलिंग, है ना। उसके ऊपर ये एकदम, जब आप पानी को रोकते हैं तो बाहर पीछे झील सी बन जाती है ना। आपने सुना होगा गोविंद सागर, है ना, गोविंद बल्लभ पंत सागर। तो इस तरीके से बहुत सारी झील हैं, है ना, कुंड हैं जो बन जाते हैं आपका, जहाँ डैम बनाते हैं उसके बैक साइड में। तो वो एक पर्यटन स्थल के रूप में होता है, विकसित होता है, बिजली भी बनाते हैं। तो इसके बहुत सारे हमें फायदे मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपका है बैराज। बाकी इन पे आगे इसके कंस्ट्रक्शन पे और इसके अन्य चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। अभी तो ये स्टार्टिंग है, तो इंट्रोडक्शन के रूप में मैंने आपको फिगर से दिखा दिया। ठीक है, तो वो पानी को मोड़ने की बात कह रहा है। तो जैसे जैसे हम पानी फ्लो करेंगे और रिवर से कैनाल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो जहाँ चाहें वहाँ हम पानी को रोटेट कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं मौसमी सिंचाई, ये क्या होती है। तो देखिए अगर कोई रिवर साउथ इंडिया की है या ऐसी जगह से रिवर निकल रही है जहाँ पर बर्फ नहीं है, उसकी हाइट ज़्यादा नहीं है, तो फिर क्या होगा, पानी जो है वो सिर्फ बरसात के मौसम में निकलेगा। अब बरसात के बाद क्या होगा, रिवर सूख जाएगी, तो आप उससे सिंचाई नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी सिंचाई को क्या बोलते हैं, मौसमी सिंचाई। जिस रिवर से या जिस नहर से आप एक पर्टिकुलर या कुछ समय तक सिंचाई कर सकते हैं, वह क्या क्या सिंचाई कैसी कहलाएगी, मौसमी सिंचाई कहलाएगी। ठीक है, तो देखें मौसमी सिंचाई का बरसात के मौसम में, ये मैंने नदी दिखाई, देखिए पूरी तरीके से आपकी फुल है, अपने कैचमेंट एरिया से बहुत सारा पानी इसने ले लिया है।
अब आगे मैं दिखाऊंगा, कैचमेंट एरिया में पानी ही नहीं रहा, बारिश का मौसम खत्म हो गया, तो आपके रिवर में क्या रहा, पानी खत्म हो गया, या कैनाल में पानी आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। तो अगर इससे सिंचाई करेंगे बरसात के मौसम में, तब तो आपको पानी मिलेगा। लेकिन अगर बरसात बीत जाने के बाद करेंगे तो फिर क्या होगा, देखिए मानसून के बाद नदी सूख गई, उसकी धारा जो है वो बहुत क्या हो गई, स्ट्रीम बहुत छोटी हो गई, आप इससे सिंचाई ही नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी सिंचाई को, ऐसी रिवर से जब हम सिंचाई करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मानसूनी सिंचाई या मौसमी सिंचाई, है ना, या आप दूसरी भाषा में कह सकते हैं नॉर-पेरिनियल, है ना। अब बात करते हैं जलाशय या रिजर्वायर, आप पॉन्ड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर बहुत बड़ा जलाशय है तो उस पर हम डैम भी बनाते हैं, वरना वियर और नोसेज बना के उसको रोक दिया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं, आपने देखा होगा जलाशय क्या होता है। जलाशय है कि पानी एक जगह आपने गड्ढा खोदा, वहां पर पानी रुक गया। अब चाहे वो नेचुरल गड्ढा हो, बहुत पुराने टाइम में खुदा हुआ हो, है ना, या आपका टेक्टोनिक एक्टिविटी से खुदा हुआ हो, या आपका जो अर्थ के स्ट्रक्चर के टूटने से बना हुआ हो। तो इस तरीके से बहुत सारी झीलें हैं, है ना। जैसे आपकी लोकटक झील है, बड़ी फेमस है ना। आपकी महाराष्ट्र की लोनार झील है, जिसमें आप लोनावाला आपने सुना होगा, बहुत पुरानी झील है वो, ठीक है। तो इस तरीके की बहुत सारी झीलें हैं। साउथ इंडिया में अक्सर क्या होता है कि वहाँ की मिट्टी जो है वो बहुत हार्ड है, बहुत कॉम्पैक्टेड है। तो जब बारिश होती है, क्योंकि बारिश वहाँ बहुत होती है, तो तालाबों में पानी इकट्ठा हो जाता है और उससे हम पानी से सिंचाई करते हैं। तो साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा जलाशयों से सिंचाई की जाती है, ठीक है। उसके बाद अब देखा है तालाब से सिंचाई का मैंने फिगर दिखाया है यहाँ पर, कैसे करते हैं। मैंने हर एक चीज़ का आपको एक इमेजिनेशन करने के लिए आपके, क्योंकि देखिए पॉलिटेक्निक में बहुत सारे बच्चे जिनके जो खेती से रिलेटेड होंगे वो तो चीज़ों को समझ जाएंगे, और अगर कोई खेती से रिलेटेड नहीं है तो उसको भी समझ में आना चाहिए। तो वह कैसे देखेगा, फिगर से ही या वीडियो के माध्यम से ही उसे समझ में आ सकता है, ठीक है। कलर्ड फोटो से, जो आपको नेचुरल फोटोग्राफ होते हैं, वो बने हुए हाथ से रेखांकित फोटोग्राफ से कई गुना अच्छे होते हैं, और वो हमें हमारे दिमाग में जल्दी बस जाते हैं, जल्दी समझ में आ जाते हैं। अब बात करते हैं तालाब से सिंचाई की। तो देखिए यहाँ पर ये तालाब है, पॉन्ड है, और उस पॉन्ड में आपका वाटर भरा हुआ है, और वाटर उसके बाद यहाँ पर आपका लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से आपका पानी बाहर को खींचा जा रहा है। इंजन लगा हुआ है, ट्यूबवेल लगा हुआ है, जिससे आप पानी को बाहर को खींच सकते हैं और खेतों में अपने पाइप के माध्यम से पहुंचा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लिफ्ट इरिगेशन। लिफ्ट इरिगेशन क्या होता है, अगर मान लीजिए पानी ज़मीन के नीचे है तो क्या करेंगे, आप उसमें पंप लगाइए, पंप के माध्यम से आप उसको उठाइए, या आप हाथ से करिए। तो कुआं है, जैसे कुआं क्या है, लिफ्ट इरिगेशन का ही प्रकार है। आप रस्सी डाल के बाल्टी खींचते हैं ना, तो वो लिफ्ट इरिगेशन है, ठीक है। और हैंडपंप क्या है, यह भी लिफ्ट इरिगेशन है, आप मैनुअली उसको हैंड ओवर करते हैं। और ट्यूबवेल क्या है, यह भी लिफ्ट इरिगेशन है, ठीक है। इसमें पंप का इस्तेमाल करते हैं। तो लिफ्ट इरिगेशन का मैंने आपको एक फिगर दे रखा है, अब देखिए ये किसान का खेत है आसपास में, और ये आपका उसका ट्यूबवेल लगा हुआ है, जिससे वो पानी को, यहाँ ये सेक्शन लगा है और ये पानी को ऊपर को खींच रहा है, और ये पानी आपका फ्लो कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से खेती की जाती है, और आपकी लगभग 46% खेती इसी तरीके से की जाती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं छिड़काव से खेती, ठीक है। तो छिड़काव सिंचाई क्या होती है या प्रोक्षित सिंचाई क्या होती है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि स्प्रिंकल, या आप ये कह सकते हैं ड्रिप इरिगेशन क्या होती है। इन दोनों के बारे में आपको डिफरेंस बताऊंगा, लेकिन अभी दोनों एक साथ में बता देते हैं। यह एक टाइप की कृत्रिम वर्षा होती है, जब हम क्या करते हैं कि जो पौधे हैं हमारे, उन पौधों तक हमें सिर्फ पानी पहुंचाना है, हमें उसकी ज़मीन को पूरी तरीके से पानी से भरना नहीं है, हमें सिर्फ छिड़काव कर देना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पाइप बिछाते हैं, चाहे वो लिफ्ट के माध्यम से ला रहे हों, या एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें हमेशा
पाइप फ्लो ही होगा, ओपन चैनल से इसमें हम सिंचाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पाइप में क्या चाहिए, प्रेशर चाहिए। और प्रेशर हमें तभी मिलेगा जब पानी जो है या वाटर जो है वो आपका पाइप के द्वारा फ्लो किया जा रहा होगा, एक नियत दाब उसको चाहिए, नियत प्रेशर चाहिए। उसके बिना पानी जो है वो फव्वारा नहीं बना पाएगा और छिड़काव सिंचाई नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, छिड़काव सिंचाई हमेशा आपके पाइप मेथड से होगी, है ना, पाइप फ्लो से होगी। आपका ओपन चैनल फ्लो से हम सिंचाई, छिड़काव सिंचाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसमें क्या होता है कि आपका ये खेत है, यहाँ पर आपका ट्यूबवेल लगा हुआ है। इस ट्यूबवेल से हमने क्या किया, एक पाइप ऐसे कनेक्ट किया, मेन पाइप। उसके बाद हमने यहाँ साइड में ऐसे पाइप कनेक्ट किया, फिर ऐसे कनेक्ट किया, 2 पाइप कनेक्ट कर दिए। यहाँ पर एक नोजल लगा दी। नोजल कैसी होती है, एक वर्टिकल आपका पाइप लगा दिया, और नोजल का भी मैं फिगर दिखाऊंगा नीचे। तो इस तरीके से नोजल लगा दिया, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। अब क्या किया, आपने इंजन चालू किया, स्टार्ट किया, स्टार्ट करके पानी का फ्लो सब में होने लगा। यहाँ पर आगे बंद कैप लगा दिया, पानी का प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा तो आपका हेड बढ़ेगा, पानी ऊपर चढ़ेगा, ऊपर चढ़ेगा तो ये स्प्रिंकल से वाटर बाहर को एक फव्वारे के रूप में इस तरीके से आपके फसलों पर, तो इधर निकलेगा, इधर निकलेगा, ये वाला इधर निकलेगा, इधर निकलेगा, इस तरीके से पूरे खेत को कवर करते हुए आपकी सिंचाई करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं टपकन या बूंद बूंद सिंचाई विधि। यह भी एक सिंचाई है। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने उसमें पाइप फ्लो का बताया, इसमें क्या होता है, पाइप जो है छिद्रित पाइप होता है थोड़ा सा, है ना, और उसमें यह छिद्रित नहीं है तो आपकी कैप लगी हुई है, इस पर टैप लगी हुई है, और उस टैप पे बहुत बारीक बारीक पाइप जो हैं वो डाल दिए जाते हैं, और पौधों के पास में ही टैप लगा होता है। हमको जिस पौधे में जितना पानी चाहिए होता है, थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद उस पर टपकता रहता है, तो रेगुलर पौधे को पानी मिल जाता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यह जो ड्रिप इरिगेशन है, इसमें एफिशिएंसी जो है, उसकी जो ड्यूटी है पानी की, वह 90% होती है। मतलब आप देखिए, ड्यूटी होता क्या है भाई, हमने मान लीजिए कि एक नहर से हमने 50 लीटर पानी छोड़ा, हमारी फसल को 50 लीटर चाहिए, तो क्या वहाँ से हमने 50 लीटर छोड़ा तो फसल को 50 लीटर तक मिल गया? नहीं मिल पाया, है ना, वो बाहर भी निकल गया। अब हम, आप देखिए, आप पेपरमिंट में पानी लगाते हैं, आलू में पानी लगाते हैं, तो बहुत सारा पानी तो ज़मीन सोख जाती है ना, बहुत सारा पानी जो है वाष्पीकृत हो जाता है, तो पौधों को उतना नहीं मिल पाता, बाकी पानी तो बेकार चला जाता है। हाँ, वो बात है कि जितना चाहिए उतना मिल जाता है, लेकिन जो बाकी तो बेकार चला जाता है। आपका डीजल ज़्यादा खर्च होता है, आपका ईंधन ज़्यादा खर्च होता है ना। ड्रिप इरीगेशन में इनिशियल जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा है, बट जो पानी का वेस्टेज है उसको बहुत हद तक रोका जा सकता है। किसानों के लिए पानी के वेस्टेज को रोका जा सकता है। और इसमें क्या करते हैं, जब हम एग्रीकल्चर ऐसी करते हैं कि कबार की खेती करते हैं, कबार मतलब सब्जी की खेती, तो उसमें बहुत फ़ायदेमंद है, फूलों की खेती में बहुत फ़ायदेमंद है इस तरीके की सिंचाई। तो मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा, इसमें फिगर दिखाऊंगा आगे चल के, और इनके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। तो देखिए, ये आपका फिगर है स्प्रिंकल इरिगेशन का। जैसे मैंने बताया था, ये आपका पाइप पड़ा हुआ है, और इस पाइप के साइड में यहाँ पर नोजल लगी हुई है, आपके थोड़ा ऊपर को दिख रही होगी यहाँ से उठी हुई। फिगर में आपका बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि आप ग्राउंड पर रहिए तो बहुत बड़ा दिखाई देगा। और उसके बाद देखिए, ये आपके नोजल से आपका फव्वारा बाहर को निकल रहा है, देखा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके स्प्रिंकल इरिगेशन होती है, खेती होती है इस तरीके से स्प्रिंकल इरिगेशन से। उसके बाद ड्रिप इरिगेशन में मैंने क्या बताया था, देखिए, ये आपके छोटे छोटे पाइप पड़े हुए हैं, और इन्हीं पाइपों में पानी जो है, पानी की बूंदें निकाली जाती हैं, दी जाती हैं। तो पाइप जो है, पानी हर पौधे तक पानी को पहुंचाया जाता है। ठीक है, इसमें एफिशिएंसी 90% होती है। जो पानी आप देते हो उसका, जैसे मान लिया आपने 100 लीटर पानी दिया, तो 10% से वेस्ट होता है, 90 लीटर पौधों के पूरा काम में आता है। ठीक है, ये देखिए हॉरिजॉन्टल मेन पाइप पड़े हुए हैं, इन्हीं से पाइप दिए गए हैं। तो अब बात आती है, अब आज के बाद इसी लेक्चर में बात आती है कि
क्वेश्चंस की, प्रश्न क्या होते हैं। तो ड्रिप इरिगेशन में आप जलग्रहण से बच सकते हैं, जलग्रहण के बारे में आप बताइएगा। अगले जब मैं आऊँगा तो इन क्वेश्चंस पे मैं डिस्कशन भी करूँगा। तो बात करते हैं जलग्रहण क्या होता है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है सतत वाहिनी नदियाँ क्या होती हैं, कुछ उदाहरण प्रस्तुत करें। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है आपका आवाह क्षेत्र क्या होता है ना, आवाह क्षेत्र, या आप ये कह सकते हैं इसको अपवाह क्षेत्र क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो 3 आपके ये क्वेश्चन असाइनमेंट के हैं, इनके सबके आंसर लिख के और पीडीएफ जो है वो आपका ग्रुप पे या अपने पास बना के रखिएगा। मुझे आप पर्सनल भी भेज सकते हैं या तो आप ग्रुप पे ही भेजिएगा। ठीक है, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब आप पढ़ेंगे ध्यान रखेंगे चीज़ों को तो समझेंगे भी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें किनके क्या आंसर हैं। जैसे इसमें इसको लिखना है, फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ। पहला है तो पहले का मान लीजिए सी आंसर है फॉर एग्जांपल, तो फर्स्ट का सी लिख दीजिए, फर्स्ट सी, सेकंड बी, इस तरीके से आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्न इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की है, व्यास, मेघना, काली, वेनगंगा। इसका नाम में से किसी एक नदी का नाम लिखना है जो आपके बाकी है। दक्षिण भारत में सिंचाई का प्रचलित माध्यम है ट्यूबवेल, कुएं, नहर, तालाब। कौन सा माध्यम दक्षिण भारत में सिंचाई की जाती है। सिंचाई की सबसे महंगी विधि कौन सी है, ड्रिप, छिड़काव, ट्यूबवेल और ढेकली सिंचाई विधि। इनमें से कौन सी सबसे महंगी है, सबसे कॉस्टली कौन सी है, हम इस पर चर्चा भी किए हैं, तो आप इनको बताइएगा। ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोगों को यह लेक्चर बहुत अच्छी से समझ में आया होगा। ठीक है, आप एक काम आप करिएगा, जब भी आप लेक्चर देखते हैं तो आप उसको 1 बार, 2 बार, 3 बार, कई बार देखिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप निश्चिंत होकर, बेफिक्र होकर, बिना किसी शर्म के आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए, कोई चीज़ आपको ना आना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, आपका मतलब होना चाहिए, मेन मोटिव होना चाहिए कि हमें चीज़ों को समझना है, पढ़ना है। ठीक है, मैं बहुत सालों से पॉलिटेक्निक में पढ़ा रहा हूँ, मैं देखता हूँ बच्चा जो है वो पढ़ता है, इग्नोर करता है, भूल जाता है, बाद में जब वह ग्राउंड पे जाता है तो इरिगेशन जैसे सब्जेक्ट को वह छोड़ देता है। जबकि कंपटीशन में आपका 7 से 10 नंबर का अगर इरिगेशन आ गया तो आपके पता चला कि 3 ही क्वेश्चन सही हुए। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं, छोटे छोटे पार्ट मिलके एक बहुत बड़ा अमाउंट में जो है कंपटीशन में खड़ा करते हैं। यूपीपीएससी, अब सोचिए इरिगेशन आपका डिपार्टमेंट है तो यूपीपीएससी क्यों नहीं देगा इरिगेशन सब्जेक्ट को मेन से, है ना। आप कहीं काम करने जाएंगे तब भी आएगा। हाईवे को आप कैसे छोड़ सकते हैं, कंक्रीट को कैसे छोड़ सकते हैं। बट तो बच्चा क्या करता है, बच्चा देखता है कि हमें कोई न्यूमेरिकल पोर्शन मिल जाए। जबकि आप कोई भी पेपर कंपटीशन का उठाइए, उस कंपटीशन पेपर में देखिएगा बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आया होगा तो 40%, 60% थ्योरी रहता है, थ्योरी सब्जेक्ट। अगर आप वही बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आपको कोई भी किसी भी कंपटीशन में फेल नहीं कर सकता है। ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि सारे सब्जेक्ट में कोई महारत नहीं होता है, मैं भी नहीं हूँ, लेकिन आप स्टूडेंट हैं, आपको जो सब्जेक्ट हैं वो सभी को अपने एक तर्ज पे बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें, अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाएँ, जो भी आपके मित्रगण हैं वहाँ तक पहुँचाएँ। कोरोना काल में दूसरों की मदद करें और हाथ धुलते रहें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें, बाहर जब ज़रूरत हो तभी निकलें, मास्क लगाते रहें। ठीक है, हम कामना करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और सेफ होंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। अगला लेक्चर मैं बहुत जल्द आपके सामने लाऊंगा, अपलोड करूंगा। ठीक है, धन्यवाद।